हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीबीएसई बूस्टर। कल जैसे कि सीटेट का एग्जाम हुआ था बट पता चला कि पेपर लीक हो गया है। बट अभी सीबीएसई की तरफ से कोई अपडेट नहीं है कि कैंसिल है या नहीं है। तो फिलहाल के लिए अब क्या कर सकते हैं, जैसा भी होगा पता चल जाएगा। बट आंसर की को थोड़ा मैच करते हैं पेपर 1 की सीडीपी को, जल्दी से चेकआउट करते हैं 10 मिनट में। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन की बात हो रही है। मोटिवेशन दो तरह का होता है, एक इंट्रिंसिक होता है, एक एक्सट्रिंसिक होता है ना, एक इंटरनल और एक बाहर। ऐसा पॉइंट देख लेते हैं जिसमें अंदर से मोटिवेट होने की बात हो रही है, तो वही ऑप्शन होगा। मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम पर्सनल एंजॉयमेंट ऑफ द टास्क, ठीक है। मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम कंपटीशन विद अदर, नहीं कंपटीशन की बात नहीं करना है। मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम फियर ऑफ पनिशमेंट, पनिशमेंट की बात नहीं करना है। मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स, एक्सटर्नल है तो एक्सट्रिंसिक हो गया। इसलिए क्या बचा हमारा बचा ऑप्शन ए, नंबर 1, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, in Lawrence Kohlberg moral development theory, children move from understanding consequences of facts to determine whether they are good or bad to understanding that rules and laws are flexible and can be changed। भाई कोलबर्ग के हमने कौन कौन से पढ़ रखे हैं, पहले तो आप ये बताइए मॉरल डेवलपमेंट के उनके क्या क्या है। आपका प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, ये सारा हमने पढ़ रखा है उसमें, पोस्ट कन्वेंशनल। तो उसके अकॉर्डिंग ये कह रहे हैं कि जब बच्चा जो है ये डिटरमाइन करने लगे कि ये गुड और बैड जो है, इसको रूल्स वगैरह को हम चेंज कर सकते हैं आगे। तो इसके अकॉर्डिंग ये असर्शन वाला क्वेश्चन है। सो इसका रीजन दिया है कि लॉरेंस कोलबर्ग आर्ग्यूज दैट मॉरल डेवलपमेंट अकर्स प्रोग्रेसिवली इन स्टेजेस। वो ये कहते हैं कि मॉरल डेवलपमेंट जो है वो स्टेजेस में होता है। हाँ, वो यही कहते हैं, कोलबर्ग ने भी स्टेजेस दी हैं कि वो स्टेजेस में होता है, हर स्टेज के अकॉर्डिंग, इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, प्री स्कूलर, स्कूल एज, ऐसे करके टीन्स, इस तरह से उन्होंने भी डिवाइड करा है। तो ये इसके अकॉर्डिंग ये ए और असर्शन और ये रीजन दोनों ही ट्रू है, और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, असर्शन का। तो इसलिए कौन सा इसमें ठीक है, ए ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो इसका है आपका 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बाकी देखते हैं जब आंसर की आएगी। अभी जो भी है कोशिश करके देखते हैं मैक्सिमम ठीक जहां तक हो सके। इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू डिसएडवांटेज ग्रुप्स डिमांड्स। इंक्लूजन आपने पढ़ रखा है, समावेशी वाली जो बात होती है। तो डिसएडवांटेज ग्रुप के जो बच्चे हैं उनका जब इंक्लूजन करा जाता है वो क्या डिमांड करेगा, एविडेंसिंग एंड एनकरेजिंग आइडेंटिटी बेस्ड स्टीरियोटाइप्स, आइसोलेशन इन क्लासरूम ऑन द बेसिस ऑफ सोशल एफिलिएशन। आइसोलेशन की तो बात करना ही नहीं है, इंक्लूजन की बात है। सेम एबिलिटी ग्रुपिंग नहीं, डिफरेंट एबिलिटी ग्रुपिंग इंपॉर्टेंट होती है, हमने पढ़ा है। अवेयरनेस एंड सेंसिटाइजेशन टुवर्ड्स डाइवर्स ट्रेडिशंस, यस। तो यही हमें इसमें ठीक लग रहा है कि विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना, यही तो आपका होता है क्या, इंक्लूजन, है ना। तो सही इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 4। चलो नेक्स्ट है हमारा, लर्नर्स कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज बेस्ड ऑन व्हाट दे ऑलरेडी नो, ठीक है। लर्नर्स वही नॉलेज कंस्ट्रक्ट करते हैं किससे, अपनी प्रीवियस नॉलेज। ऑलरेडी नो वाले तो कौन सी की, प्रीवियस नॉलेज, मतलब प्रीवियस नॉलेज के बेसिस पे अपनी ही आगे की नॉलेज कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। ये बात तो फाइंडिंग पैटर्न्स एंड मेकिंग लिंकेजेस विद प्रीवियस नॉलेज हेल्प्स लर्नर्स टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन मीनिंगफुली। हाँ, तो ये तुमने पढ़ा है कि भाई प्रीवियस नॉलेज से कनेक्शन होता है तो एक लिंक बन जाता है ना, एक मैप टाइप बन जाता है। तो ये प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करके ऐसा ही होता है, पैटर्न जैसे क्रिएट होता है जिससे इंफॉर्मेशन को मीनिंगफुली लर्नर लर्न कर पाता है। तो यहाँ पर भी बोथ ए एंड आर ट्रू और आर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। सो इसका भी क्या हो गया, 4th। नेक्स्ट क्या है, नंबर 5, रीजनिंग, थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग आर एक्सप्लेन्ड इन विच एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। रीजनिंग को, थिंकिंग को, ये कौन से एस्पेक्ट में आता है डेवलपमेंट के, है ना। हमने तरह के डेवलपमेंट्स देखे हैं, तो कॉग्निटिव है, मॉरल है, मोटर है या सोशल है, कौन सा है। ऑब्वियसली कॉग्निशन एंड इमोशन वाला जो चैप्टर है उस पर बेस्ड है ये। जब आप उसमें पढ़ोगे तो कॉग्निशन के अंदर की सारी टर्म्स आई हैं, रीजनिंग, थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेमोरी, ये सारी बातें जो भी हैं ये सब किसके अंदर होती है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर। तो इसका भी आंसर क्या है, ए, नंबर 1, संज्ञानात्मक। Number 6, as per Howard Gardner's theory of multiple intelligence, which of the following set represents correct match of intelligence and associated characteristics? Howard Gardner की थ्योरी के अकॉर्डिंग जो मल्टीपल इंटेलिजेंस की उनकी थ्योरी है, इसमें से हमें बताना है कि करेक्ट मैच कौन सा है, मतलब बाकी सब गलत है, कोई एक करेक्ट है, ठीक है। देखते हैं, पहला लॉजिकल मैथमेटिकल, उसके स्किल ऑफ डांस और एथलेटिक एबिलिटीज, इसमें कौन सी भाई मैथ्स लग रही है, एथलेट्स में, ठीक है। म्यूजिकल परफॉर्मेंस और कॉम्पोजिशन स्किल्स, ओके। स्पेशल स्किल ऑफ एप्रिशिएटिंग द नेचुरल वर्ल्ड, नहीं ये नहीं होता है, इसमें तो नेचुरल वाला है। इंट्रा पर्सनल, इंटर नहीं है, इंट्रा है, तो स्किल इन अंडरस्टैंडिंग एंड रिलेटिंग टू अदर्स, नहीं अदर्स वाला तो इंटर होता है, इंट्रा तो अपने अंदर होता है। तो इसीलिए इसमें जो ठीक ठाक लग रहा है वो लग रहा है हमको नंबर 2, क्योंकि म्यूजिक कंपोज की जाती है, कंपोजर्स होते हैं म्यूजिक, तो थोड़ी वो इसमें हो सकती है, उससे बेसिस पे परफॉर्मेंस भी होता है, तो हम ये कह सकते हैं, ठीक है, नंबर 2। लैंग्वेज डेवलपमेंट इन प्राइमरी क्लासेस इज facilitated when teachers stress upon and enforce the use of formal language, when teachers ignore and dismiss the mother tongue of the children, when teachers begin from signs and symbols rather than concrete objects, या when teachers use concrete examples to refer to abstract concepts। मतलब लैंग्वेज डेवलपमेंट को प्राइमरी क्लास में कैसे फैसिलिटेट किया जाता है, तो भाई प्राइमरी क्लास के लिए अलग होता है, ये सब हमने पढ़ रखा है। तो भाई प्राइमरी में कौन सी एज होती है, प्याजे की आपकी चल रही होती है मोस्टली, वो आपकी कॉन्क्रीट वाली। तो इसलिए टीचर हर चीज को, जो एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स हैं उनको कॉन्क्रीट वे में जब बच्चे के सामने रखेगा, है ना, तभी उसके समझ में आएगा। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा बता रहा है, when teacher use concrete examples to refer to the abstract concepts, तो इसका भी है 4, ठीक है। एनफोर्स करने की, थोपने की, स्ट्रेस या इग्नोर, ऐसी कोई बात तो हमें करनी नहीं है, बच्चों के खिलाफ हमें जाना ही नहीं है। नेक्स्ट, एज पर जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग एबिलिटी डिस्टिंग्विशेस कॉन्क्रीट ऑपरेशनल थिंकिंग फ्रॉम प्री ऑपरेशनल थिंकिंग, मतलब प्री से कॉन्क्रीट में क्या डिफरेंस है। डिसेंटरिंग, ठीक है। हाइपोथेटिकल रीजनिंग, नहीं ये तो फॉर्मल ऑपरेशनल में होती है। ऑब्जेक्ट परमानेंस, ये आपके सेंसरी मोटर की है।
फोर्थ है आपका क्या, कोऑर्डिनेशन ऑफ सेंसेस, सेंस है तो ये भी सेंसरी मोटर है, तो भाई सिर्फ क्या बचा इसमें हमारा साफ साफ बच रहा है डिसेंटरिंग। वही आपकी डिफरेंट होती है प्री ऑपरेशनल से कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में, क्योंकि उसमें जो होता है क्या, डिसेंटरिंग होती है। वो बच्चा डिफाइन नहीं कर पाएगा, उसी उतने पानी को आप लंबे कंटेनर में दे दो या फैले हुए में दे दो, वो उसको ये लगेगा कि वो वाला ज्यादा है, तो वही चीज है, तो वो आपकी ये दोनों इसमें सही है, डिसेंटरिंग। Which of the following statements about inclusive education is not correct? Not है, not जब होता है तो बहुत ध्यान देना है, ठीक है। So not है तो inclusive education में कौन सा इसके लिए ठीक नहीं है। Inclusive teaching means adopting pedagogies that support needs of all learners. An inclusive classroom accommodates differences in language styles and promotes collaboration. ये भी ठीक है, सबकी needs ध्यान में रखी जाती हैं, सबके language style लिए जाते हैं, प्रमोट करा जाता है collaboration को, एक अच्छी बातें हैं सारी। An inclusive classroom centers around fixed curricula and standard assessment. नहीं भाई स्टैंडर्ड नहीं रखना है, और फिक्स की तो बात ही नहीं है, फ्लेक्सिबल होता है ना। इंक्लूसिव में तो फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, फिक्स कैसे हो जाएगा, तो फिर उसमें जो स्पेशल है उनको कहाँ कुछ समझ आएगा, वो तो एक्सक्लूड हो जाएंगे, इंक्लूड थोड़ी होंगे। इंक्लूसिव टीचिंग मींस टीचिंग इन द वेज दैट डू नॉट एक्सक्लूड, सही बात है, ऐसी मतलब टीचिंग है ये जिस जो बहिष्कार नहीं करती है, कुछ बच्चों को अलग नहीं करती है, बाहर नहीं कर देती है। सो ऑब्वियसली इसमें क्या आंसर जा रहा है, इसमें आपका जा रहा है थर्ड, ठीक है। क्या जा रहा है इसमें आपका थर्ड, इंक्लूसिव क्लासरूम सेंटर्स अराउंड फिक्स्ड करिकुला, ये गलत है, फ्लेक्सिबल होता है करिकुलम। Next, according to attribution theory of motivation, which of the following is more likely to result in persistent efforts and improved performance? Attribution theory के अकॉर्डिंग कौन सा इसमें से ज्यादा लाइकली है कि वो रिजल्ट करे persistent efforts में and improved performance में, ठीक है। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शंस हैं an external attribution for success and an internal attribution for failure. Internal attribution for failure as well as success. External attribution for failure as well as success. And internal attribution for success and external attribution for failure. तो इसमें से कौन सा होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर है इंटरनल एट्रीब्यूशन फॉर फेलियर एज वेल एज सक्सेस। मतलब अपने आप को ही जिम्मेदार रखना कि चाहे मेरी सक्सेस हो चाहे फेलियर हो, वो मैं ही उसके लिए जिम्मेदार हूं, ठीक है। तो ये होगा इसका मोस्ट प्रोबेबली करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं आंसर की में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट लर्निंग? लर्निंग इंप्लाइज रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रायर कंसेप्चुअल स्कीम्स, लर्निंग इज फैसिलिटेटेड बाय सोशल एक्शन, नहीं है, यहाँ पे भी नॉट है। लर्निंग एज अ प्रोडक्ट रादर देन अ प्रोसेस, लर्निंग डिपेंड्स ऑन लर्नर्स प्रीवियस नॉलेज, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, प्रीवियस नॉलेज डिपेंड करता है। सोशल एक्शन से आपके फैसिलिटेट भी होता है। लर्निंग इंप्लाइज रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रायर कंसेप्चुअल स्कीम्स, वही जो स्कीमास होते हैं उनका रिऑर्गेनाइजेशन होता है फिर से, है ना, फिर अप्लाई होती है, तभी नई लर्निंग होती है। बट यहाँ क्या सही नहीं लग रहा, प्रोडक्ट की बात हमने नहीं करनी है, हम तो प्रोसेस पे बिलीव करते हैं ना, लर्निंग को एक प्रोसेस एक प्रोडक्ट की तरह नहीं देखा जाता है। सो इसमें भी आपका ये ठीक होगा। नेक्स्ट, while participating in sports competition in class, Tanuj tells his friend that he will participate in this javelin throw and his sister can participate in jump rope because she is a girl and girls cannot throw javelin. This depicts, साफ सी बात है भाई, ये तो साफ साफ क्या दिखा रही है, जेंडर इक्वालिटी दिखा रही है, इक्विटी दिखा रही है, स्टीरियोटाइपिंग या कॉन्स्टेंसी। ऑब्वियसली ये स्टीरियोटाइपिंग दिखा रही है। क्यों ये कहा जा रहा है कि अरे ये लड़कियों का काम है, ये लड़कों का काम है, ये बात जो भी करता है वो कैसा है, जेंडर स्टीरियोटाइप, जेंडर रूढ़िवादिता की बात कर रहा है। इन द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट चिल्ड्रन अचीव ग्रॉस मोटर स्किल्स बिफोर फाइन मोटर स्किल्स, ठीक है। पहले बड़ी आपकी जो भी मांसपेशियां होती है उनका यूज होता है, फिर फाइन वाली का होता है, ये सबको पता है। ये कैसा डेवलपमेंट शो करता है, सिफेलोकॉर्डल नहीं, वो तो हेड टू टो होता है, लीनियर एक सा होता ही नहीं है। एनार्किक नो, प्रॉक्सिमो डिस्टल, हाँ प्रॉक्सिमो डिस्टल हो सकता है क्योंकि प्रॉक्सिमो डिस्टल आपका सेंटर से पेरिफेरी की तरफ जाता है, अंदर से बाहर की तरफ जाता है, और ये आपकी ग्रॉस जो है ये समझ लो मेन बड़े वो, और फिर जाके आपकी उंगलियां और उनकी बात होने लगी बाहर की तरफ, तो ये फाइन, तो इसलिए आपका इसका होना चाहिए प्रॉक्सिमो डिस्टल। Which of the following is a typical characteristic of dyslexia? डिस्लेक्सिया का कौन टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। डिस्लेक्सिया आप लोग सब जानते हो, जो आपकी स्पीच में डिसेबिलिटी होती है, रीडिंग में, डिफिकल्टी इन फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग, डिफिकल्टी इन फिजिकल कोऑर्डिनेशन, डिफिकल्टी इन स्पेशल अवेयरनेस या डिफिकल्टी इन क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो साउंड से इसका रिलेशन फिजिकल स्पेशल क्रिएटिव हो नहीं सकता, तो फोनिक का मतलब साउंड से निकलता है, इसलिए इसका आंसर होना चाहिए नंबर 1, डिफिकल्टी इन फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट कैरेक्टराइज्ड एज फॉर्मेटिव असेसमेंट? यहाँ भी नॉट है, नहीं है फॉर्मेटिव असेसमेंट के अकॉर्डिंग। पहला, एन असेसमेंट गिवन ड्यूरिंग द क्लास to provide ongoing feedback to students and teachers, ये तो ड्यूरिंग क्लास है तो ऑब्वियसली फॉर्मेटिव है ना। असेसमेंट फॉर लर्निंग जो हमने पढ़ा है, जो ऑनगोइंग होता है। एन असेसमेंट टास्क दैट इज हेल्पफुल इन कंपेयरिंग स्टूडेंट्स एज पर स्टैंडर्ड सेट ऑफ क्राइटेरिया, कंपेयर नहीं करना है। एन असेसमेंट यूज्ड टू आइडेंटिफाई मिसकंसेप्शन स्टूडेंट्स लर्निंग, हाँ ये देखा जाता है, फिर उन्हें फीडबैक दिया जाता है। एन असेसमेंट गिवन एट द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू कांसेप्ट टू डिटरमाइन स्टूडेंट्स प्रायर नॉलेज, हाँ ये भी इसी में होता है, प्रीवियस नॉलेज जानने के लिए। तो इसमें बस क्या नहीं है, क्या गलत लग रहा है हमें, कंपैरिजन नहीं होता है इसमें किसी तरह का, ठीक है। तो इसका नंबर 2 करेक्ट है, क्योंकि वो ठीक नहीं है और वही सही है। अगला सेक्शन वाला क्वेश्चन है फिर से, स्कूल करिकुलम शुड गिव रीजनेबल स्पेस एंड वैल्यू टू लर्नर्स कल्चरल नॉलेज, ठीक है। स्कूल करिकुलम को एक रीजनेबल स्पेस और वैल्यू देना चाहिए लर्नर के कल्चरल नॉलेज को, अच्छी बात है। सपोर्टिंग स्टूडेंट्स टू अपहोल्ड देयर कल्चरल आइडेंटिटीज फैसिलिटेट्स लर्निंग, ये भी दोनों ही बातें ठीक लग रही हैं, क्योंकि देखो ए भी ठीक है, बी भी ठीक है, मतलब आर भी ठीक है, रीजन भी, और आर उसका सही रीजन लग रहा है असर्शन का, तो इसलिए इसमें भी आपका 4 होना चाहिए, क्योंकि दोनों में ही कल्चर की बात हो रही है, वो कल्चर का ही रीजन दे रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैन हेल्प असेस अ स्टूडेंट्स एबिलिटी टू इवैल्यूएट इन्फॉर्मेशन क्रिटिकली? कौन सी इसमें से आपको लग रहा है कि स्टूडेंट की एबिलिटी शो हो रही है कि वो क्रिटिकली इवैल्यूएट कर पा रहा है इन्फॉर्मेशन को? नंबर 1, क्वेश्चंस that ask for students personal opinion, ठीक है। Questions that ask for examples that validate the text, नहीं। Question that ask for summary of a text, इसमें भी क्या critical thinking होगी। Question that ask for a simple definition, define text, इन सबसे नहीं। Most जो अच्छा लग रहा है आंसर इसमें, तो वो यही लग रहा है नंबर 1 के पर्सनल ओपिनियन जिसमें लिया जाए। जब पर्सनल ओपिनियन लिया जाएगा तो क्रिटिकल होकर सोचना ही पड़ेगा किसी को, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ए लग रहा है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू टूलबॉक्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट एट
What age are children self-centered and see their own benefits in doing something? कौन सी स्टेज में बच्चे जो हैं वो क्या होते हैं, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं और कैसे होते हैं, उनको अपना बेनिफिट दिखता है। तो ये कोलबर्ग की कौन सी स्टेज में ऐसा होता है ये बताना है हमें। ठीक है, देखते हैं। एट द सेकेंड स्टेज इन द फर्स्ट लेवल, अच्छा एट द थर्ड स्टेज इन द सेकेंड लेवल, एट द फिफ्थ स्टेज इन द थर्ड लेवल, नहीं ये तो काफी लास्ट की बात हो गई। एट फर्स्ट स्टेज इन द फर्स्ट लेवल, नहीं यहाँ पर भी ऐसे नहीं होता है। तो इसका जो लग रहा है ये म्यूचुअल वाला, एक्सचेंज वाला कि हम तुम्हारे लिए करेंगे तुम हमें वो देना इसके बदले, तो ये आपका सेकंड स्टेज में, और सेकंड स्टेज का ये फर्स्ट वाला लेवल है ना, कन्वेंशनल वाली स्टेज का, तो इसका है ए। इम्पेयरमेंट इज अ डैश कंडीशन व्हाइल डिसेबिलिटी इज अ डैश कंडीशन। इम्पेयरमेंट आपकी कैसी कंडीशन है और डिसेबिलिटी कैसी कंडीशन है? इम्पेयरमेंट आपकी फंक्शनल नहीं हो सकती। इम्पेयरमेंट फंक्शनल वर्ड तो डिसेबिलिटी के लिए यूज होना चाहिए था। हाँ, तो ऐसा देखें कोई इसमें है ऑपरेटिव, फिजिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल और ये आपका बायोलॉजिकल एंड फंक्शनल। हाँ, तो इंपेयरमेंट एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, कोई भी चीज इंपेयर हो गई आपकी, ठीक है, आंख का ना किसी चीज में परेशानी आ गई तो इंपेयरमेंट हो गया। और डिसेबिलिटी, आप डिसेबल हो गए काम करने की, तो आप मतलब फंक्शन आप करने में, कार्य को करने में आप असमर्थ हो गए ना, तो फंक्शन में करने में प्रॉब्लम हो गई, इसीलिए इसका होना चाहिए करेक्ट क्या, 4। विच ऑफ द फॉलोइंग एप्टली डिफाइंस रिलेशनशिप बिटवीन कॉग्निशन एंड इमोशन? ठीक है, कॉग्निशन और इमोशन जो चैप्टर है अभी बताया था, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन है, इन दोनों में कौन सी इसमें से स्टेटमेंट रिलेशन बताती है? इमोशन एंड कॉग्निशन आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, कॉग्निशन इन्फ्लुएंसेस इमोशन बट रिवर्स इज नॉट ट्रू, इमोशन इन्फ्लुएंस कॉग्निशन बट रिवर्स इज नॉट ट्रू, कॉग्निशन एंड इमोशन आर टू इंडिपेंडेंट सिस्टम्स। नहीं, ये दोनों इंटरडिपेंडेंट है, हमने ये पढ़ा था, दोनों का एक दूसरे से कनेक्शन है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ए। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज फॉस्टर्ड बाय, प्रॉब्लम सॉल्विंग किससे फॉस्टर होती है? प्रॉब्लम सॉल्विंग इज फॉस्टर्ड बाय फंक्शनल फिक्स्डनेस, पैसिव इमिटेशन, रिस्पॉन्स सेट या डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी किसमें, जब हम डाइवर्ज होके आप सारी चिंतन जो होता है ना कई दिशाओं में सोचेंगे तभी आपका ये होगी प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो इसका डाइवर्जेंट थिंकिंग होना चाहिए आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन? स्टूडेंट्स शुड बी पैसिव रेसिपिएंट्स ऑफ नॉलेज फ्रॉम देयर टीचर्स, पैसिव तो है ही नहीं, एक्टिव है आजकल लर्नर्स। लर्निंग शुड बी बेस्ड ऑन ऑथेंटिक टास्क्स, ठीक है। करिकुलम शुड बी प्री डिटरमाइंड एंड यूनिवर्सल, नहीं यूनिवर्सल तो नहीं होना चाहिए, सबके लिए डिफरेंट होना चाहिए। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग इज द बेस्ट वे टू मेजर स्टूडेंट लर्निंग, नहीं ये तो सब पता है, नेगेटिव वर्ड्स हैं तो यूज ही नहीं करने स्टैंडर्डाइज्ड वगैरह सॉरी। तो इसमें जो ठीक लग रहा है वो लग रहा है कि लर्निंग शुड बी बेस्ड ऑन ऑथेंटिक टास्क, ये होना चाहिए प्रोग्रेसिव एजुकेशन में, किसी ऑथेंटिक टास्क पे बेस्ड होना चाहिए लर्निंग को, है ना, यही ऑप्शन और से ठीक लग रहा है। चाइल्डहुड इज एक्सपीरियंस्ड डिफरेंटली बाय चिल्ड्रन अक्रॉस कल्चर्स, सही बात है, हर बच्चे चाइल्डहुड को एक्सपीरियंस करता है डिफरेंट तरह से, पूरे कल्चर्स में होता सबके साथ है बट सब डिफरेंट वे में एक्सपीरियंस करते हैं, सबका चाइल्डहुड डिफरेंट होता है, सबकी घर की फाइनेंशियल सिचुएशन और हर तरह की सिचुएशंस अलग होती हैं। रीजन क्या, चिल्ड्रंस डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल, ना ये तो कोई इसका रीजन ही नहीं है और ना ये ठीक है फिलहाल। यहाँ पर तो ए ट्रू है और आर आपका फॉल्स है, ठीक है, तो इसका तो यही होना चाहिए, रीजन तो है नहीं इसका कहीं से कहीं तक, तो ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, है ना। डेवलपमेंट यूनिवर्सल नहीं होता है, स्टेजेस जो होती हैं वो जरूर होती हैं सबके लिए, एक से कि पहले आपकी इन्फेंसी आएगी, फिर आपका क्या कहते हैं इन्फेंसी आनी है, फिर आपका चाइल्डहुड आना है, फिर आपकी वो टीनेज आती है, इस तरह से वो ठीक है, बट ये आपका क्या कहते हैं कि डेवलपमेंट यूनिवर्सल ऐसा नहीं हो सकता, सब अलग अलग फेज पे डेवलप करते हैं। सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यूज ऑफ लर्निंग एडवोकेट दैट, क्या हो गया, सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट कौन है आपके, है ना, सब आप लोग जानते हो आपके कौन है, लेव वाइगॉट्स्की की बात हो रही है। तो लर्निंग को क्या कहते हैं, वो लर्नर्स एक्टिव कंस्ट्रक्ट करते हैं अपनी नॉलेज एक्टिवली, इफेक्टिव लर्निंग इज एक्टिवेटेड बाय लेक्चरिंग, नो लेक्चर की बात ही नहीं है। इफेक्टिव लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिकॉल एंड रिहर्सल, नहीं। लर्नर्स रिसीव नॉलेज पैसिव, ये सब नेगेटिव वर्ड्स हैं, तो पॉजिटिव हमारा कौन बचा खाली कि भाई लर्नर्स एक्टिव कंस्ट्रक्शन करते हैं नॉलेज का, ठीक है, ये विचार है सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव फीडबैक इन द क्लासरूम? कौन सा इसमें इफेक्टिव फीडबैक का, अच्छे फीडबैक का कैरेक्टरिस्टिक है क्लासरूम में? कैसा होना चाहिए, फीडबैक ब्रॉड एंड जेनेरिक होना चाहिए, इट इज ओनली फोकस ऑन आउटकम, सिर्फ रिजल्ट पे फोकस करना चाहिए उसको, इट इज गिवन ओनली एट द एंड ऑफ टास्क, लास्ट में देना चाहिए फीडबैक, क्या ये तो सब गलत बातें हमने असेसमेंट फॉर लर्निंग पढ़ा, हमने सब पढ़ रखा है। इट इज टाइमली एंड स्पेसिफिक, हाँ ये होना चाहिए, सही टाइम पे सही जगह देना चाहिए और सही प्रॉपर स्पेसिफिक वे में, इसलिए इसका है आपका 25 का 3। लेव वाइगॉट्स्की पर्पस इज दैट डैश इज इंपॉर्टेंट फॉर सेल्फ रेगुलेशन इन चिल्ड्रन, इनर स्पीच, अडेप्टेशन, ऑर्गेनाइजेशन, डिसइक्विलिब्रियम। लेव वाइगॉट्स्की कहते हैं कि ये इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए, सेल्फ रेगुलेशन, तो ये तो सभी को पता है, वही आपकी जो इनर स्पीच है वो कौन कहां गया, ये रहा इनर स्पीच, ठीक है। चलो, व्हाइल डाइवर्जेंट थिंकिंग डैश कन्वर्जेंट थिंकिंग डैश, ठीक है, डाइवर्जेंट थिंकिंग इज फिक्स्ड, पहला नहीं, करेक्ट सोल्यूशन ऐसा नहीं होता है कि फिक्स है, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। डाइवर्जेंट थिंकिंग प्रमोट्स मैथमेटिकल एबिलिटी और इसकी करती है वर्बल ना, प्रमोट्स वर्बल एंड दैट मैथमेटिकल, ओके। लास्ट है एनकरेज मल्टीपल आंसर्स एंड इज फिक्स्ड ऑन वन करेक्ट सोल्यूशन, ये साफ साफ है, और इसे डाइवर्ज होकर सोचना, कई दिशाओं में सोचना, कई तरफ सोचना, तो ये क्या हो जाता है, एनकरेज करता है मल्टीपल आंसर्स को, और कन्वर्जिंग जो है वो एक ही सोल्यूशन पे फिक्स रहता है, एक तरफ एक पर्टिकुलर सोल्यूशन पे सोचना, ठीक है। आफ्टर गेटिंग आउट इन द गेम ड्यू टू the rope getting stuck in her leg while jumping, Aru says that the rope deliberately got her out. At what stage of Jean Piaget theory of cognitive development do children reason like this?
ठीक है, जब वो ऐसा कर रही थी तो रोप जो है उसने कहा कि यार इसने मेरे जान के मेरे चोट मार दी, है ना। तो मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, साफ दिख रहा है कि नकली चीज को असली समझ रही है ना। तो यहाँ पे वो क्या कर रही है, यहाँ पर आपका वही शो हो रहा है क्या, एनिमिज्म, है ना। एनिमिज्म के बारे में आपने पढ़ा होगा, एनिमिस्टिक बिहेवियर शो कर रही है। तो ये किस में होता है एनिमिस्टिक बिहेवियर, फॉर्मल में होता है क्या, नहीं, सेंसरी में होता है क्या, प्री ऑपरेशनल में होता है या कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में होता है। तो ये आपको ऑब्वियसली प्री ऑपरेशनल में होता है, 2 से 7 वाली एज में, 2 से जो 7 तक होती है। Proximal distal principle states that in infancy development proceeds from head to toe. Proximal distal ये कहता है कि head to toe हो, नहीं तो पहले कॉर्डियल कहता है development of language occurs rapidly as it is a sensitive period for development. ये लैंग्वेज से नहीं, ऐसा कुछ नहीं। फिजिकल डेवलपमेंट occurs rapidly with the development of fine motor skill, नहीं। The limbs continue to grow faster than the hands and feet. हाँ भाई, प्रॉक्सिमल डिस्टल है तो मतलब सेंटर से बाहर की तरफ बात कर रहा है, तो लिम्स जो है वो पहले ग्रो करेंगे और फिर बाद में फाइन की तरफ जाएंगे। वही बात हो रही है, फाइन क्या है, हैंड्स एंड फीट, यही तो बात करता है, सेंटर से बाहर की तरफ, बाहर तो हैंड्स एंड फीट है। तो जहां तक है इसका 4th ही आंसर होना चाहिए। सो लास्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग ठीक है, क्या होता है ये आपको पता है ना, जो हेल्प करी जाती है मोर नॉलेजेबल अदर्स MKO से जो मिलती है वही है ये। तो देखते हैं क्या एग्जांपल्स हैं। थिंक अलाउड, ठीक है, प्रॉम्प्ट्स एंड क्यूज दिए जाते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, आगे सॉल्व करके दे दिया जाता है प्रॉब्लम को। ये एक तरह की स्कैफोल्डिंग होती है, तरीके होते हैं। तो क्यूज दे दो, क्वेश्चन पूछ लो, जोर से कुछ सोचो, तो ये स्कैफोल्डिंग हो रही है। रोड रिहर्सल ये नहीं, रोड से तो वर्ड से तो नफरत करना है बिल्कुल ही, रोड पे तो जाना ही नहीं है, मेमोराइजेशन, रोड लर्निंग। तो सिर्फ क्या बच रहे हैं हमारे बच रहे हैं कहीं ABCD है, हाँ ये है, तो इसका भी होगा आपका ये, ठीक है। चलिए, सो ये था आपका CDP का सेक्शन पेपर 1 का, जल्दी से हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अगर आपको आगे EVS का या उसका चाहिए हो डिस्कशन तो मुझे बता दिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं करवा दूंगी। चलिए देखते हैं आगे क्या रहता है पेपर का। अभी जैसी कोई अपडेट आएगी CBSE की तरफ से तो बताएंगे, ठीक है। चलिए बने रहिए, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, और उसे ऐसी और मैं आपके लिए हेल्पफुल जैसी आप कहोगे उस तरह की वीडियोस लेकर आऊंगी। टिल देन बाय।